हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेडना में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। आज हम लोग यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप सारी क्लास कंटिन्यू लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 100% रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सामाजिक अध्ययन में आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं। इसमें आपको 50 नंबर के पेपर करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें आपको टोटल 40 प्रश्न करने होते हैं, इसलिए आप लोग हर क्लास को कंटिन्यू अच्छे से लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर भी बैठ जाइए, ताकि जो प्रश्न आपको नया लगे आप उसको नोट भी कर सको। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे आपको दिखेंगे। जितने भी आपकी प्रकाशन हैं, आपका राधा प्रकाशन, राजन प्रकाशन, वीपीएम प्रकाशन, पवन प्रकाशन, सभी प्रकाशन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मौर्य सम्राट में मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था। मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सणवड़ बेलगोला में हुआ था। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। अशोक के अभिलेख आपके ब्राह्मणी लिपि में है। किस में है, आपके ब्राह्मणी लिपि में हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मौर्य काल के प्रचलित सिक्के क्या कहलाते हैं। मौर्य काल के प्रचलित सिक्के पर्ण कहलाते हैं। इन चीज़ों को आपको नोट करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अशोक का राज अभिषेक किस वर्ष हुआ था। अशोक का राज अभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। चाणक्य का वास्तविक नाम में क्या था। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक 322 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मौर्य का पतन किस वर्ष हुआ था। मौर्य का पतन 184 ईस्वी पूर्व हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है महापद्म नंद कौन था। महापद्म नंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब युद्ध हुआ था। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम बताइए। इसमें आपके हो जाएंगे कौटिल्य आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी। आपका हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अशोक ने कालिंग विजय कब की। इसमें आपका हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अशोक ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था। बौद्ध धर्म को। कौटिल्य का नाम क्या, कौटिल्य कौन था। आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त के मंत्री। ठीक है दोस्तों, अब कौटिल्य कौन थे ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गुप्त काल के 2 महान सम्राटों के नाम लिखिए। आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए, कालिदास और हरिश्चंद्र। ठीक है, ये आपके 2 गुप्त काल के साहित्यकार हो जाएंगे। फरहान
कौन था? वह भारत क्यों आया था? फरहान चीनी यात्री था। वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने के लिए भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यावर्त के राजाओं में से किन्हीं दो राजाओं के नाम लिखिए। आपके हो जाएंगे रुद्रदेव और मतिल, ये आपके दो नाम हो जाएंगे। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने और कब किया था? चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में किया था। जस्ट यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दो उपलब्धियां लिखिए। इसमें आपको यहाँ पर दो उपलब्धियां इनकी लिखी हुई दिख रही हैं, इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथ में से आते हैं। अजंता वर्तमान में किस राज्य में है? अजंता वर्तमान में महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्कंदन गुप्त ने किस झील का पुनः निर्माण कराया था? इसमें आपको जाएगा सुदर्शन झील। ठीक है, चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है हुड़ों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखिए। इसमें आपका मथुरा सारनाथ और पाटलिपुत्र, ये आपके दो नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहते हैं? गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है गुप्त काल, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोत्तम अधिकारी को क्या कहते हैं? गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोत्तम अधिकारी को राज्यपाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में चीनी यात्री फरहान भारत की यात्रा पर आया था। गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंशीय शासन की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासन से है? इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रामहीर कौन था? यह आपका एक महान गुप्त काल का यह एक महान गणतज्ञ और ज्योतिषाचार्य के अंतर्गत आते हैं। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? यह आपका हो जाएगा गुप्त सम्राट का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इसमें आपके हो जाएंगे हिंद यूनान यानी इंडो यूनानी। ठीक है, इंडो यूनानी जो है आपके सोने के सिक्के को जारी किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राजश्री कौन थे? राजश्री कौन थी? इसमें आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन की बहन थी। देखिए दोस्तों राजश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन थी। आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। हर्ष द्वारा लिखित दो नाटकों के नाम लिखिए। नालंदा और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बाणभट्ट द्वारा लिखित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। इसमें आपका हो जाएगा हर्षचरित एवं कदम्बरी। ठीक है, ये आपके दो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। नालंदा तक्षशिला, ये आपके दो नाम हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हर्षकालीन दो विद्वानों के नाम लिखिए। इसमें आपका हो जाएगा बाणभट्ट और मातंग, ये आपके दो विद्वान हो जाएंगे।
नेक्स्ट है हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका है हेंग सांग ने भारत संबंधित यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है? हेंग सांग ने भारत संबंधित अपने यात्रा वृत्तांत को सीयू की नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चीनी यात्री हेंग सांग कब भारत आया था? 629 ईस्वी में चीनी यात्री हेंग सांग ने भारत की ओर प्रस्थान किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चीनी यात्री हेंग सांग की मृत्यु कब हुई थी? चीनी यात्री हेंग सांग की मृत्यु 664 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की? जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता इसलिए नहीं की थी क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तराइन का मैदान क्यों प्रसिद्ध है? तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध आपका 1991 में हुआ था, द्वितीय युद्ध आपका 1992 में हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपको लिखना होगा 1991 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसमें आपका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भोज किस वंश का राजा था? इसकी राजधानी का नाम यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा भोज परमार वंश का राजा था। उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी आपका धारा नगरी। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध था? खजुराहो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। या भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राजपूत कालीन की 2 विशेषताएं लिखिए। छोटे छोटे राज्य का विकास हुआ था। इस काल में प्रायः युद्ध हुआ करते थे। राजपूत काल की यही 2 विशेषताएं आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भोज प्रबंध किसकी रचना है? बल्लाल की है। ठीक है, बल्लाल की भोज प्रबंध रचना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमदेव चैतम किसकी रचना है? इसमें आपका हो जाएगा बिल्हड़। ठीक है, बिल्हड़ आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भुक्ति किसे कहते हैं? प्रांतों को भुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांतों को भुक्ति कहते हैं। पंचकुल क्या है? पंचकुल आपका क्या है? पंचकुल नगरी शासक की एक समिति होती है। क्या होती है? एक समिति हो जाती है। कंदरिया, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? राजपूत काल में हुआ था। कब हुआ था? राजपूत काल में आपका हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? चंदेल राजाओं ने कराया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान आपके 1178 और 1992 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1178 से लेकर 1992 तक इनका कार्यकाल था। ये आपके चौहान वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मिहिर भोज कौन था? मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली शासक था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंदवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी? चंदवरदाई ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परमान वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था? राजा भोज परमान वंश का सबसे प्रतापी एवं कीर्तिमान राजा
रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। खजुराहो क्यों आपका प्रसिद्ध है। राजपूत काल में खजुराहो में अनेक भव्य एवं कलात्मक मंदिरों का निर्माण किया गया था। खजुराहो के मंदिरों में स्थापित मूर्तियां अपनी सजीवता और कलात्मक के लिए प्रसिद्ध हैं। नागर शैली क्या है। नागर शैली क्या है। उत्तर भारत में विकसित इस शैली में भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर, ठीक है, उसके बाद राजा रांगी और लिंगराज मंदिरों का, आबू में जैन मंदिरों का तथा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1992 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराई का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। पुरी में लगभग 300 किलोमीटर दूरी पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर आपका स्थित है। दोस्तों यहाँ पे आपका है गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये आपके हो जाएंगे जयदेव की, ठीक है। गीत गोविंद आपके जयदेव के प्रसिद्ध रचना हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव वंश के दो शक्तिशाली शासकों के नाम बताइए। पहला आपका है राज प्रथम और दूसरा आपका है राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कंबन कौन थे। कंबन कौन थे। तो कंबन आपके महान कवि थे। कौन थे। महान कवि आपके थे। राष्ट्रकूट वंश के दो शासकों के नाम लिखिए। गोविंद द्वितीय और ध्रुव। ये आपके राजकूट के दो वंश के नाम हो जाएंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने कराया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मामल्य शैली का प्रवर्तक कौन थे। नरसिंह वर्मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। आपके हो जाएंगे चालुक्य वंश के शासक थे। आइए आगे बढ़ते हैं। संगमेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था। विजयादित्य ने। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मामल्य शैली का विकास किस वंश में हुआ था। पल्लव में हुआ था। सप्त रथ किस शैली के अंतर्गत बने थे। मामल्य, ठीक है। मामल्य अजीब नाम है, मामल्य। सौर मंदिर शैली में निर्मित है क्या। जयसिंह। ओके तो सौर मंदिर शैली में निर्मित है जयसिंह। ये सब क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं लेकिन देखना आवश्यक है, ठीक है। हर क्वेश्चन देख लीजिए, आए या ना आए, क्या पता कहाँ से क्या आ जाए। ऐहोल अभिलेख से किस शासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जस्ट यहाँ पे आपका है मंगलेश किस वंश का शासक था। मंगलेश चालुक्य वंश का शासक था। जस्ट यहाँ पे आपका है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस चालुक्य वंश ने करवाया था। इसमें आपका हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि पल्लव शासक 225 ईस्वी के पूर्व किसने सामंत के रूप में राज्य करते थे। पल्लव शासक 225 ईस्वी के पूर्व सातवाहन शासकों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि
कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। किस पल्लव शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। पल्लव शासन के अंतर्गत रहस्याधिकत क्या थी? पल्लवकालीन शासन प्रबंध के अंतर्गत राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों का एक विशेष दल होता था, जिसे रहस्याधिकत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, किस शासन ने मक्तविलास ग्रहस्न नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी? इसमें आपके हो जाएंगे पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। जैसे यहाँ पे आपका है, पल्लव शासकों की राजधानी कहाँ पे स्थित थी? पल्लव शासकों की राजधानी कांची में स्थित थी। कांची में स्थित थी। जैसे यहाँ पे आपका है, घाटिका क्या थी? घाटिका क्या थी? घाटिका एक संस्कृत महाविद्यालय थी जो कांची में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे था? जो कांची में स्थित था। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि साप्त पेगोड़ा का अर्थ स्पष्ट करिए। मामल्य शैली के रथ सप्त पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी संख्या 8 है। राजसिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर कौन सा है? राजसिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर सौर मंदिर आपका हो जाएगा। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किस राजपूत शासक ने की थी? इसमें आपका हो जाएगा कि इसकी रचना राष्ट्रकूट शासक अमोह वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जाएगी, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। जैसे यहाँ पे आपका है, चोलों के शासन काल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था? चोलों के शासन काल में जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहते थे। जैसे यहाँ पे आपका है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब को फरिश्ते का संदेश कब मिला? 40 वर्ष की उम्र में फरिश्ते का संदेश मोहम्मद साहब को मिला था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? जुलाई 662 में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया? भारत में इस्लाम धर्म फैलने के साधन है। जैसे कि आपका अरब के व्यापारी के द्वारा आया था, मोहम्मद बिन कौसम लेकर आया था, और कुछ आपके तुर्क भी थे, कुछ आपके ईरानी भी थे। इन सब के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ था। नहीं तो यहाँ बस केवल हिंदू होते और कोई धर्म होता ही ना। ठीक है ओके, तो हिंदू नहीं कोई और धर्म होता। अलग अलग धर्म के लोग प्रचार करने आए थे, इसीलिए आज अपने देश में अलग अलग धर्म से लोग जाने जाते हैं। 1190 ईस्वी में 1500 ईस्वी में मध्य कौन कौन से संत हुए थे? इसमें आपका कबीर, गुरु नानक, तुकाराम, रामानंद, इन सभी संत आपके 1190 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य हो गए थे। भारत में तुर्कों का आक्रमण कब हुआ? भारत में तुर्कों का आक्रमण लगभग 974 ईस्वी से 977 ईस्वी के मध्य हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सन 1000 से 1025 तक 17 बार आक्रमण किया था। जैसे यहाँ पे आपका है, त्राइन का युद्ध कब हुआ था? सन 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने प्रथम युद्ध त्राइन स्थान पर हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कि दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। गुलाम वंश तथा तुगलक वंश।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया बेगम कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री का गुलाम वंश इल्तुतमिश की दोस्तों देखिए पूछेगा आपसे कि रजिया बेगम कौन थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, गुलाम वंश के प्रसिद्ध सुल्तान थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके जो आंसर हैं आपको पता नहीं कैसे इसमें लिखा है, इसमें लिखा होना चाहिए कि रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश से गुलाम वंश के प्रसिद्ध सुल्तान थे, लेकिन पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए कौन था, यानी कि कौन थे, इसमें दोस्तों जो शब्द लिखे हुए हैं थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। भारत में लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अलाउद्दीन किस व्यवस्था के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बाजार व्यवस्था। ठीक है, इसका दोस्तों बाजार व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोधी की पराजय क्यों हुई? ये कहाँ लिखिए। इब्राहिम लोधी विशाली शासक था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सल्तनत काल के 2 करों के नाम लिखिए। जजिया कर और जकात, ये आपके 2 प्रकार के सल्तनत काल के कर थे। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? भारत में गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन थे? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आपके हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 1210, ठीक है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के पश्चात किस व्यापार को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसने पुत्र आराम शाह को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जस्ट यहाँ पे आपका है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के राज्य सिंहासन पर कब आसीन हुआ? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ था। जस्ट यहाँ पे आपका है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि मध्यकालीन की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? मध्यकालीन की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया बेगम थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रजिया का शासनकाल क्या था? रजिया का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था। भारत में खिजली वंश का संस्थापक कौन था? भारत में खिजली वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिजली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार निर्माण नीति को लागू किया था? अलाउद्दीन खिजली ने बाजार निर्माण नीति को लागू किया था। अलाउद्दीन खिजली कब दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन हुआ था? अलाउद्दीन खिजली ने 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों अभी हमने आप लोगों से एक भी बार चैनल को सब्सक्राइब करने या वीडियो इस क्लास को शेयर करने के लिए नहीं कहा है। आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे साथी जुड़ें और हर कोई इस क्लास को ले पाएँ। जैसे यहाँ पे आपका है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? यह जगह आपका 1325 ईस्वी में आसीन हुआ था। भारत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? भारत में सैयद वंश की नींव खिज खां ने रखी थी। सल्तनत युग के
चारसा शब्द किससे संबंधित है? सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, संतलत काल में तृतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुवाद आपके गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलवन ने कौन से कार्य किए? अपने छोटे बेटे मोहम्मद खां को लड़ने भेज दिया था। इस यहाँ पे आपका है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, अब इब्राहिम लोदी का युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ओके दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें आपके इब्राहिम लोदी पराजय हो गए थे और बाबर दोस्तों कहीं ना कहीं बाबर ने लोदी वंश के अंत करते ही भारत में गुलाम वंश का स्थापना कर दिया था। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दिल्ली के सुल्तान किस नियमों के अनुसार शासन करते थे? कुरान के अनुसार शासन करते थे। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते थे? आपके सुल्तान होते थे। दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्चतम अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? इसमें आपके जाएंगे अरीज ए मुमालिक है। दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री किस नाम से जाना जाता था? आपके जाएंगे वजीर के नाम से हम लोग जानते थे। जजिया कर किस जाति को देने पड़ते थे? हिंदुओं को देने पड़ते थे। भक्तिकालीन दो समाज सुधारक के नाम लिखिए। रामानंद और गुरु नानक। भक्तिकालीन संतों के दो शिक्षाओं के नाम लिखिए। सदाचार एवं पवित्रता पर बल देना, एक ईश्वर ही कल्पना है। कबीरदास की दो शिक्षाएं बताइए। एक ईश्वर की एकता पर बल और जाति भेद तथा मूर्ति पूजा का खंडन। यानी कबीरदास जी जाति भेद को नहीं मानते थे, वो यानी ऊंच नीच को नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे। जस्ट यहाँ पे आपका है, भक्ति आंदोलन की दो विशेषताएं लिखिए। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और मानवतावादी दृष्टिकोण, ये यहाँ पे आपके हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर जिले में रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, जो कि आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, अमीर खुसरो कौन थे? उनके द्वारा रचित दो रचनाओं के नाम लिखिए। अमीर खुसरो इतिहासकार थे जो उनके दोस्त लिखिए। यहाँ पे आपका मिल जाएगा, एक है तुगलकनामा और खजातुल फुतुक। ठीक है दोस्तों, नामक ग्रंथ थे। अजीब नाम भैया, क्या बात है, ऐसे ऐसे अजीब नाम आएंगे तो कल्याण हो जाएगा। किन्हीं दो सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको दो सूफी संप्रदायों के नाम मिल जाएंगे। मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांतों को ज़कात का अर्थ स्पष्ट किया है। अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% दान देना। ठीक है, रोजे के टाइम पर अपने कमाई का 2.5% का दान देना, जबकि ऐसा कोई नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आज के दौर में ऐसा करना संभव है, असंभव है। ठीक है, संभव नहीं है। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संतों के नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संत आपके थे, कबीरदास व महाप्रभु चित्तन थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने किस महान ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में हुआ था, रुकता गांव में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को
बगदाद के खलीफा के कब मान्यता प्रदान की गई थी? 1229 में। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बीजक। ठीक है दोस्तों, बीजक कहीं ना कहीं आपके कबीर दास की ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कबीर के अनुयायियों को किस नाम से पुकारा जाता था? इसमें आपका हो जाएगा कबीर पंथी। ठीक है, कबीर पंथी आपके हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा प्रयाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। शिवाजी के समय सरसुबादार किसे कहा गया था? इसमें आपके हो जाएंगे सेनापति को। ठीक है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष हुआ प्रतिनिधि या फिर सेनापति को आप इसे सूबेदार भी बोल सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा संतलत काल की 4 प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। यहाँ पे आपको देखिए 4 प्रमुख इमारतें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ ठीक है 4 नहीं, आपको 5 दिख रहा है। आपसे 4 कहा गया है तो आपको 4 ही लिखना होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो जान जाओगे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये भी आपको एक बार पढ़ना होगा। बस आप आराम से लिखकर आ जाओगे, कोई शंका शिकायत आपको नहीं होना चाहिए। सौरमंडल में सूर्य की स्थिति क्या है? आप लोग इतना एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप जान जाओगे। जो यहाँ पे आपका मुख्य है, आप इसको जान लीजिए। 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये चीज़ों आपको ध्यान रखना होगा। और जो सूर्य का दोस्तों प्रकाश है, इसमें कहीं ना कहीं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है। सौरमंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और मरुड़। ये चीज़ें आप सेमेस्टर फर्स्ट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है क्षुद्र ग्रहों के बारे में बताइए। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो आपके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वे आपके उल्का पिंड के अंतर्गत आ जाते हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया है? इसमें आपके जाएंगे न्यूटन। सीमा की पर्वत की मोटाई दोस्तों कितना है? 1000 से 2900 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, नीफे की परत में कैसी तत्व अधिक मिलती है? निकेल, फेरस व भारी सिलिकेट, ये सब आपके मिल जाते हैं। सिलिकेट तथा मिश्रित मंडल किन तत्वों या कैसी रचना होती है? दोस्तों इसमें आपको जाएगा पेरिडोटाइट, डायोराइट और ठीक है लोहा। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किस कारण होता है? इसमें आपका दोस्तों आपको जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आप इसको लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, क्लास काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए हमें क्लास को बंद करना पड़ रहा है और हम लोग मिलते हैं अब इसके सेकंड क्लास में। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर या हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसका नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ओके दोस्तों, तो आप लोग परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।